नमस्कार, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप सभी का दैनिक जागरण में स्वागत है। शेयर मार्केट में लगातार हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 5 महीने से निफ्टी में गिरावट देखी गई। इन्वेस्टर्स के लाखों करोड़ों रुपए रोज़ डेली डूबते नज़र आ रहे हैं। इन्वेस्टर्स परेशान हैं कि क्या करें। इसका अभी तक जितने भी एक्सपर्ट्स ने बताया, कोई भी निजात निकल तो नहीं पाया है, लेकिन उसी पर हम बात करेंगे कि मार्केट क्यों गिर रहा है और कब तक गिरेगा। हमारे साथ 3 एडिटर हैं। अनुराग मिश्रा है, दैनिक जागरण के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। इसके अलावा एसके सिंह सर हैं, सीनियर एडिटर हैं दैनिक जागरण के। विवेक तिवारी हैं, एसोसिएट एडिटर हैं दैनिक जागरण से। समझेंगे क्या रीज़न है, मार्केट क्यों गिर रहा है और आने वाले समय पर कब तक इसमें सुधार की उम्मीद है। जी अनुराग जी, मैं आपसे ही शुरू करूंगा। क्या लग रहा है कि मार्केट के गिरने की प्रमुख वजहें क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी वजह है अमेरिका की जो ये दादागिरी है, गुंडागर्दी, और ये जो टैरिफ का पूरा वॉर खेलने की तैयारी ट्रम्प कर रहे हैं, उसने एक मार्केट को हिला दिया। उसके वजह से एक पूरा साइकिल जो हिल गई है। चाहे आईटी मार्केट की बात करें, आईटी मार्केट धड़ाम हो गया, रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो चुका है। तो उस पूरी स्थिति ने पूरा खेल पलट दिया। अब अमेरिका कल क्या तारीख 3 तारीख है, कल 4 मार्च से अमेरिका का जो नियम था टैरिफ वाला, वो मैक्सिको और कनाडा के पे लागू हो जाएगा। बात और वहीं वो चीन पे लागू कर चुका है 10% टैरिफ लगाने का। इसके अलावा जो एलएमएस की एक योजना है डॉजे वाली, वो डॉजे जैसे बिटकॉइन के संदर्भ में देखें तो डॉजे कॉइन वो लॉन्च कर चुके हैं, और डॉजे के मार्फत वो ये देख रहे हैं कि किन किन विभागों में कैसे कटौती करी जाए। अमेरिका का बाजार, अगर अमेरिका को जो गिर बनी पॉलिसी है, उस स्थिति की वजह से अमेरिका अपने पूरे निवेश को अपने अंदर केंद्रित करना चाहता है। अभी वर्तमान का मामला, यूक्रेन का ही मामला देखें, जेलेंस्की का, तो अमेरिका एक नया वर्ल्ड ऑर्डर देखना चाहता है। इस पूरे खेल में शेयर बाजार ज़्यादा, पूरी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो बड़ी जिम्मेदार है। अमेरिका जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाह रहा है, उस स्थिति में जो यूरोप के मुल्क हैं, वो अमेरिका कहीं ना कहीं ये चाहता है कि अब यूरोप के साथ वो गठबंधन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कायम हुआ था, वैसा गठबंधन कायम ना रहे। ऐसी स्थिति में अमेरिका अपने नए साथी देखना चाहता है। नए साथी में देखा किसे जाए, यूरोप की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, एक सवाल यहाँ उठता है। ऐसे में शेयर बाजार की जो इक्वेशंस है, जो सेंटीमेंट्स हैं, वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि दुनिया किस धुरी पर आकर टिकेगी। वर्तमान में रशिया और चाइना दो बड़ी धुरी दिखाई देता है और अमेरिका दिखाई देता है। तो दुनिया का नेतृत्व कौन करेगा, ये भी बाजार में, ऐसे में निवेशक के सामने ये पसोपेश की स्थिति है कि वो अपना पैसा कहाँ पर लगाए और कैसे लगाए। एक बात जो सरकार का एक मोनेटाइजेशन प्लान, एसेट मोनेटाइजेशन प्लान अमेरिका का आने वाला है, उस प्लान में भी वही कहना चाहते हैं मोटे तौर पर कि हम कैसे अपनी परिसंपत्तियों का निवेश करा जाए। मस्क का जो डॉजे वाला प्लान था, उसमें यह था कि हम $2 ट्रिलियन का जो खर्च है उसको कैसे नियमित करें, उसको कैसे आसान बनाएं। ऐसी स्थिति में ये एक बड़ी गिरावट आ रही है। वहीं आईटी कंपनी के सामने एक जो बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि अपने बाजार का निवेश का, क्योंकि यूरोप का बाजार एक सिचुएशन की स्थिति में पहुंच चुका है। अब आईटी कंपनीज़ की जो ट्रेड पॉलिसीज़ है, ट्रेड को काम करने का तरीका है, जो उनके वर्किंग पॉलिसी, उसमें बदलाव आया है। जो उनको टेंडर मिला करते थे, उसमें अब उनको टास्क बेस्ड काम को आधार बना दिया गया। ऐसे में जो उनकी, और उसके अलावा जो कंपनी है अफ्रीका का मार्केट देख रही हैं, जहाँ पर वर्तमान में उतना पैसा निवेश नहीं है, तो ऐसे में जो एफआई निवेशक है उसके लिए भी चुनौती है कि वो आईटी मार्केट में कहाँ जाए। फार्मा बाजार भी सहमा हुआ है। तो जब पूरे बाजार के सेंटीमेंट्स में एक अलग स्थिति है, वो जीरो पोलिटिकल टेंशन की वजह से उसने बाज़ार को सहमा दिया है। ऐसे में ये वर्तमान में एक इस्टेब्लिशमेंट चाहिए है पूरी दुनिया के अंदर। उस इस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि अमेरिका इस वक्त शांति प्रिय बनना चाहता है, लेकिन वो अपने एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को डिफाइन करने की कंडीशन में खड़ा हुआ है कि किसको साझीदार बना के चलेगा। क्योंकि अभी ये भी क्लियर नहीं कि वो भारत के खिलाफ भी बयान देता है, भारत के पक्ष में भी बयान दे रहा है। तो ऐसे में भारतीय निवेशक भी पसोपेश में है। चाइना की जो मुद्रा है, वहाँ पर पिछले कुछ समय में गिरावट की तरफ आया है। अगर बात करें तो लोन की, तो लोन जो, अगर किसी को बाहर पढ़ाई करनी है तो लोन भी महंगा होना शुरू हो गया। तो इसने बाज़ार में, मुझे लगता है, काफ़ी सेंटीमेंट्स जो है, वो सेंटीमेंट्स ये देख रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, एक स्थिति नहीं है जहाँ पर साम्यावस्था की स्थिति हो, उससे बाज़ार को बेहतरी की उम्मीद होती है। तो पूरा बाज़ार, पूरी दुनिया बिखरी हुई है, बाज़ार भी इसलिए बिखरा हुआ है। जी, बार बार टैरिफ का जिक्र हो रहा है कि टैरिफ वॉर के वजह से मार्केट पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। इसके अलावा भी रीजंस होंगे, क्योंकि सिर्फ एक टैरिफ वॉर से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं कर जाएगा। नहीं, टैरिफ वॉर बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि इसकी वजह से ना, मतलब पूरी दुनिया एक ट्रेड वॉर की स्थिति में जा रही है। अब जैसे मार्केट की आप बात कर रहे हैं, तो जैसे अभी का जैसे है कि अभी करंट हम देखें तो आज की तारीख में अपना जो शेयर, अपना जो मार्केट है, जैसे सेंसेक्स और निफ्टी जो मेन इंडेक्स हैं, तो वो सुबह पॉजिटिव थे, लेकिन फिर उसके बाद उसमें भी गिरावट आई, और अभी थोड़ी देर पहले जो हमने देखा तो वो फिर से पॉजिटिव जोन में चल रहा है। तो अपना जो मार्केट है, अगर जैसे मैं सेंसेक्स की बात करूं, तो सेंसेक्स जो है वो 27 सितंबर को 86,000 के आसपास गया था, जो ऑल टाइम हाई है इसका। ओके। अभी 73,000 के आसपास है।
यानी कि 13,000, यानी कि परसेंट में देखें तो लगभग 15% गिर चुका है। ठीक है। और इसका कारण वही है कि जब से ट्रंप के जीतने की खबर आई है, तो उसके बाद से पूरी दुनिया के बाज़ारों में हलचल है ये। जैसे सितंबर लास्ट में अपना मार्केट हाई पर था, नवंबर में ट्रंप जीतते हैं, तो उसके बाद से आप देखिए तो दिसंबर का एक पहला पखवाड़ा अगर हम छोड़ दें तो बाकी टाइम पर मार्केट जो है लगातार गिर रहा है। दिसंबर का पहला पखवाड़ा था 10-12 तारीख तक, कि उस दौरान मार्केट में थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली थी। फिर उसके बाद ये प्रेसिडेंट बनते हैं, तो जनवरी और फरवरी इस साल का अगर हम देखें तो जनवरी और फरवरी में जो FII हैं लगभग 1,12,000 करोड़ निकाल चुके हैं। जो विदेशी निवेशक हैं लगातार 2 महीने उन्होंने पैसे निकाले हैं। फरवरी में भी उन्होंने 34,500 करोड़ निकाले हैं मार्केट से। तो ये गिरावट का बड़ा कारण है। तो FII जो पैसा निकाल रहे हैं, तो उसका कारण वही है कि अनसर्टेनिटी पूरी इस समय जो मार्केट में अनसर्टेनिटी है पूरी दुनिया के मार्केट में, तो बस एक ही व्यक्ति की वजह से, ट्रंप की वजह से। हाँ। आप बिकवाली का आपने जिक्र किया, तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो यहाँ से बिकवाली हो रही है फॉरेन इन्वेस्टर्स की, वो जाके दूसरे मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाइना में और ब्राज़ील जैसे वहाँ पर। तो मैं ये जानना चाहूँगा क्या वजह है कि चाइना में इन्वेस्टर्स क्यों मूव कर रहे हैं यहाँ से निकाल के पैसा? एक्चुअली देखिए, जो भी इन्वेस्टर है, जो भी मार्केट में इन्वेस्टर है, वो प्रॉफिट बनाने के लिए आया हुआ है। दुनिया में जो अस्थिरता का माहौल है, ऐसे में अच्छी यील्ड कहाँ मिलेगी, हमारे पैसे पे बेहतर रिटर्न कहाँ मिलेगा, ये निवेशकों की प्राथमिकता होती है। तो जितने विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगा रहे थे आज के डेट में, अब पूरी दुनिया में जो अस्थिरता का माहौल है, ऐसे में निवेश हमको ज़्यादा प्रॉफिट भी दे और हमारा निवेश सुरक्षित भी रहे, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो बहुत सा पैसा जो भारत से निकला वो अमेरिका के बॉन्ड्स में गया, जो कि जिनमें अभी पीछे कुछ समय में रिटर्न बेहतर मिलने शुरू हुए, तो अमेरिका के बॉन्ड्स में गया। कुछ बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं गया, थोड़ा बहुत चाइना और ब्राज़ील जैसे विकासशील देशों की तरफ गया। भारत में जो गिरावट हुई है उसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। एक तो जो विदेशी निवेशकों का पैसा निकला, दूसरा विदेशी निवेशकों ने पैसा निकालने के पीछे एक कारण ये भी है कि भारत की कंपनियों का जो ग्रोथ थी या जो रेवेन्यू था, उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है जिस हिसाब से निवेशकों को उम्मीदें थी। पिछले कुछ समय में मांग घटी है, लोगों का कंजम्पशन घटा है, उसके हिसाब से जो भारत की कंपनियां हैं उनके भी रेवेन्यू पे दबाव है। तो उसको भी देखते हुए कि कंपनियां क्या ग्रो करेंगी, कितना रिटर्न होगा और उस पर हमारे निवेश पे क्या रिटर्न मिलेगा हमें, वो देखते हुए भी निवेशक यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं और वो सुरक्षित निवेश जहाँ है, सोना या अमेरिकी बॉन्ड्स, उनमें पैसे लगा रहे हैं। अगर सरकार ने पीछे कई प्रयास किए कि प्राइवेट कंपनीज़ को कुछ, जो भारत की कंपनियां हैं, इनको कुछ रियायतें मिले और ये जो है एक्सपेंशन करें, पर मांग ना होने की वजह से कंपनियों को जो रियायतें मिली भी ये इन्होंने दबा ली। ये इन्होंने आगे ना प्लांट एक्सपेंशन किए, ना मार्केट में कोई बड़ा एक्सपेंशन किया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा निवेशकों को निराशा हुई और वो पैसे यहाँ से निकाल के सुरक्षित बाज़ारों की तरफ पैसे लेके जा रहे हैं। जी, अभी सिर्फ एक ही सवाल है जितने भी इन्वेस्टर्स हैं कि मार्केट की स्थिति कब सुधरेगी, तो मैं आप लोगों से जाना। हाँ, इसमें एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा। सिंह साहब ने कहा कि अगर आप निफ्टी का देखें तो निफ्टी 9 महीने के अपने निचले स्तर पे फड़ा हुआ है। अब सवाल जो इन्वेस्टर के सामने भी, वो निवेश करे कहाँ, मतलब अगर वो निवेश करे कि ना करे। तो एस नरेन का एक भाषण कुछ समय पहले आया था, ICICI प्रूडेंशियल के CIO थे, उन्होंने बड़ा, क्योंकि जब SIP पे बड़ी लंबी चौड़ी बहस थी, तो नरेन का एक भाषण उसमें ये कहा था कि जो आप निवेश कहाँ करें, सवाल उठ रहा था। तो नरेन ने ये कहा कि अगर बाज़ार बड़ा सही में चल रहा है, सही में नहीं चल रहा है, तो आप ना अगर मिड कैप में निवेश करेंगे या स्मॉल कैप में करेंगे, तो आप 2025 सबसे खतरनाक साल है। उन्होंने कहा कि अगर आप माने तो पिछले कुछ सदियों में सबसे खतरनाक साल है निवेश के लिहाज से, खासकर SIP में नहीं। लेकिन अगर आप लार्ज कैप में निवेश कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतर स्थिति है। उन्होंने उसका पूरा अपना एक गणित बताया। सेकंड बात है, अब ये आ रहा है कि FII क्यों जा रहे हैं, क्योंकि FII कंपनियों के मुनाफे में कमी है। ऐसा नहीं कि अगर आप रिटर्न देखें पिछले 20-22 सालों का,
तो जो इस बार जो रिटर्न आया वो करीब 9% के करीब डाटा कह रहा था और अमूमन वो रिटर्न जो 15% के करीब रहता था। तो वो जो 6% का रिटर्न कंपनियों का गया, तो ऐसे में जो निवेशक है वो अपने फ़ायदे, अभी भी इस बारे में घाटा नहीं हो रहा है कि आपने शेयर लगाया और आप लॉन्ग टर्म शेयर में है तो आपका घाटा हो गया। आप जितना निवेश अपेक्षित कर रहे थे उस अपेक्षित निवेश में आप घाटे में चले गए कि अगर मुझे वो 5 लाख रुपए मैंने लगाया तो मुझे वो 10 या 20 लाख मिलता था, अब उस 5 लाख में मैं 8 लाख रुपए ही कमा पा रहा हूँ। मेरा निवेश मेरे सरकारी जो ब्याज दर है वैसा ही हमको एक निवेश से मिलने लगा। तो ऐसे में निवेशक के सामने ये चुनौती आ गई कि बाजार ने जो एक ऊंचे जो कुलाचे खाए थे उस ऊंचे कुलाचे अपेक्षित तौर पे नहीं खा रहा। ऐसे में बाजार में जो ग्लोबल स्तर पे देखें तो एक मंदी की आहट भी दिखाई देती है कि अमेरिका जैसा जो बाजार है वो अपने यहाँ की नौकरियों को बढ़ाना चाहता है। जो बाहर का पैसा आने वाला था, जैसे आप यूएई के अंदर भी देखें, अरब के अंदर देखें, नौकरियों की संख्या में दुनिया भर में कमी आई है। अगर आप देखें तो ग्लोबली यूरोप के अंदर तो नौकरियां ख़त्म सी दिखाई दे रही हैं। जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो मंदी की चपेट में आ चुकी हैं। जहाँ फ्रांस की बात कर लें, जर्मनी का भी बात देख लें, सबके अपने जो आइकॉन थे वो ख़त्म हो चुके हैं। तो इसका असर भी, क्योंकि अगर नौकरियाँ क्रिएट नहीं कर पाएंगे, और जब बात स्टार्टअप्स की करें तो कुछ समय पहले हमारे पास 100 स्टार्टअप यूनिकॉर्न थे और हमारे पास 80 स्टार्टअप्स हैं। अगर आप नौकरियों की दर देखें तो जो सरकार की अपने सोचने का तरीका डिफरेंट है, लेकिन क्या वो आदमी उतनी सैलरी पा रहा है कि वो निवेश भी कर पाए। आप उससे इस बात की अपेक्षा भी रखें बाज़ार के अंदर। तो बाज़ार के साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो देश की अर्थव्यवस्था है, अभी जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो भी बड़े, ऐसा नहीं कि आप जो जीडीपी जिस तरह से बढ़ रही थी उस आंकड़े को साइड करने वाला हो। तो महंगाई जो इन्फ्लेशन है उसने भी लोगों के निवेश को बाधित किया। तो ऐसा नहीं था, लोगों की अगर सैलरी बढ़ेगी तो लोग शायद लॉन्ग टर्म निवेश में जाते। अमूमन बाजार में जो एफआईओ के जो भी छोटे निवेशक आए स्मॉल कैप के तहत, वो इस छोटे निवेश के लिए लोग आ रहे थे। तो घाटा उस तरह के बाजार को ज़्यादा हो रहा है। लॉन्ग टर्म निवेशक अभी भी फ़ायदे में है अगर आप बात करें तो। सुधार की उम्मीद कब तक है कि ये गिरावट कब रुकेगी? ये तो कोई नहीं जानता। क्योंकि यही सवाल हर कोई पूछ रहा है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो आम आदमी इन्वेस्टर हो या बड़ा बिजनेसमैन, कोई भी इन्वेस्ट कर। का जो एस्टेब्लिशमेंट होगा, ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, अमेरिका का जो एक पूरा ऑर्डर है, जब वो ये दिखाई देगा कि अमेरिका ने अपनी कोई नीति बना लेगा। अभी तो अमेरिका एक बिना किसी सोच समझ के, या होता कि सोच समझ भी उनके साथ हो कि उनको ऐसा काम नहीं करना है, अगर वो कोई एक सोच डेवलप नहीं करेगा यूएस, कम से कम यूएस मार्केट, तो पूरी दुनिया का एस्टेब्लिशमेंट नहीं आएगा। यूक्रेन रशिया का जो बिहेवियर है वहाँ पर भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं आएगा। जब तक जियोपॉलिटिकल टेंशन शांत नहीं होंगी, उससे जो व्यापार ट्रेड वॉर है वो ट्रेड वॉर शांति नहीं होगा। क्योंकि आज से 3 साल या 2 साल पहले 2022 तक जब हम कोरोना के बाद की एक तरह से देखें तो दुनिया में एक संभाव की स्थिति थी, एक सहिष्णुता की स्थिति तैयार थी। आज के दौर में सहिष्णुता की स्थिति खत्म सी होती दिखाई दे रही है, चाहे वो एशिया के अंदर हो, चाहे अफ्रीका के अंदर हो, और यूरोप तो खासकर इस चीज़ से जूझ रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर भी यही स्ट्रेस है। और जब तक ये स्ट्रेस खत्म नहीं होगा, मिडिल ईस्ट के अंदर देखिए तो तेल का भी आपको इशू रहा। अब जब इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई होती है, तेल के दाम बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं आएगा जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के अंदर, वो भले ही 1 साल बाद आए, 2 साल के बाद आए, लेकिन ट्रम्प की कोशिश इसी दिशा में शायद थी अगर टेंशन्स कम होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या अमेरिका रशिया के साथ एक ध्रुव बना लेगा? तो ऐसे में एशियन मुल्कों का क्या होगा? और अमेरिका रशिया जो अगर वर्तमान में स्थिति देखें तो अमेरिका रशिया के करीब ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि उनकी जो बैठक यूएई के अंदर कराई गई थी, उस बैठक में जिसके परिणाम जेलेंस्की का परिणाम देखने को मिला। तो अमेरिका रशिया मिलते हैं तो क्या ये टेंशन शांत हो जाएगी? टेंशन और बढ़ जाएगी? वर्तमान में अमेरिका का ऐसा एजम्पशन है कि अगर हमने रशिया के साथ मिल के एक ऑर्डर खड़ा कर लिया तो हमारा प्रभुत्व रहेगा। लेकिन जैसे कि स्टारमर ने अभी स्वागत किया जेलेंस्की का, या जर्मनी ने स्वागत किया, ऐसी स्थिति में यूरोप में ही 2 फाड़ ना खट जाएँ। यूएसआईडी की फंडिंग खत्म हुई है तो डॉजे वही देख रहा है कि यहाँ का फंडिंग करनी है। ऐसे में दुनिया के कई देशों की अफ्रीका के अंदर फंडिंग खत्म होगी। तो ग्लोबली चीज़ें बहुत अनसर्टेन है। जब तक ग्लोबली स्थिति में सर्टेनिटी नहीं आएगी, बाज़ार की स्थिति बहुत बेहतर नहीं होने वाली है। जी, क्या लग रहा है, उम्मीद कितनी है? देखिए, अभी तो समय लगेगा। क्योंकि जब तक एक तो जियोपॉलिटिकल, जैसा अनुराग जी ने बताया, वो एक फैक्टर है ही। इसके अलावा जो बिजनेस इकोनॉमी के लिहाज से अगर हम देखें तो जितने भी जब तक ये जो टैरिफ वाला जो मसला है, जब तक ये सेटल नहीं होता है, कि जैसे अब भी चल रहा है कि ट्रंप ने पहले कहा कि भाई हम कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाएंगे। अभी जो चर्चा है कि वो टैरिफ कितना होगा, वो कैलकुलेशन चल रहा है कि कल से जो टैरिफ उन पर अगर लगता है तो वो कितना लगेगा, वो 25% ही लगेगा या कुछ और उसका फार्मूला बनेगा। इसके अलावा जो बाकी देश हैं तो उनके साथ जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कही है ट्रंप ने,
वो अप्रैल से लगने की शुरू होने की बात है, मार्च अंत तक उसका कैलकुलेशन होना है। तो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं जैसा ट्रंप ने कहा है, तो आने वाले समय में आप कह सकते हैं कि निकट भविष्य में स्थिति थोड़ी और बिगड़ सकती है। क्योंकि अगर ट्रंप अब देखिए, अमेरिका जो है दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है। हर साल $3 ट्रिलियन से ज़्यादा का इंपोर्ट करता है। $3 ट्रिलियन का मतलब हो गया हमारी इकोनॉमी के लगभग बराबर कह सकते हैं। हमारी जो जीडीपी का साइज है उतना वो सिर्फ इंपोर्ट करता है। तो इतना बड़ा इंपोर्ट अगर बाधित होता है तो जितने भी एक्सपोर्ट करने वाले हैं सबके लिए दिक्कत होगी। अब दिक्कत सिर्फ सबके लिए नहीं होगी, अमेरिका के लिए होगी, क्योंकि अमेरिका में जो चीज़ें जब इंपोर्ट महंगा होगा तो वहाँ महंगाई बढ़ेगी। वहाँ महंगाई बढ़ेगी तो लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी। परचेजिंग पावर कम अगर होगी तो लोग कम खरीदेंगे। जब कम खरीदेंगे तो जो एक्सपोर्टर है उसके लिए डिमांड कम हो जाएगी। ये पूरा चेन चलेगा फिर वो। तो इसलिए जब तक ये सेटल नहीं होता है तो तब तक ये समस्या बनी रहेगी। एसआईपी अकाउंट्स भी बंद कर रहे, जो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट होता था म्यूचुअल फंड्स में, उसमें भी लगातार देखा गया कि जितने अकाउंट्स खुले उसकी तुलना में देखें तो ज़्यादा अकाउंट्स बंद हुए। ये भी एक चिंता का विषय है। तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय पर सब चीज़ें सुधरेंगी या कब तक सुधरने की उम्मीद है? देखिए, फ़िलहाल जैसे कि अकाउंट्स खुलने या बंद होने की बात है, तो शेयर बाज़ार में ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स या डायरेक्ट बाज़ार में या एसआईपी में आए, वो 2020 के बाद आए। जो उन्होंने उसके पहले के जो कोविड के पहले की जो बाज़ार में उतार चढ़ाव थे वो देखे नहीं थे। उसके पहले करीब 4-4.5 करोड़ का अकाउंट होते थे, अभी 16-17 करोड़ के करीब है डीमैट अकाउंट्स। तो अब उनके लिए ये गिरावट एक बड़ी गिरावट के तौर पे उनको दिख रही है। उन्होंने 2008 की गिरावट नहीं देखी, 2020 की गिरावट नहीं देखी। तो कहीं ना कहीं जब पैसे पिछले 2-3 साल में दोगुने तिगुने हो रहे थे लोगों के, तो उनको ये लगा कि बाज़ार हमेशा ऐसे ही चलेगा। और आज बाज़ार में जब झटका लग रहा है तो वो कई लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और बाज़ार छोड़ के चले जा रहे हैं। पर हकीकत यह है कि भारत की इकोनॉमी ऐसा नहीं है कि मतलब कोई फेल देश है या ख़राब इकोनॉमी है। अगर कोई इन्वेस्टर अगर पैसे को इसमें बनाए रख पाता है साल 2 साल 3 साल 4 साल, बाज़ार वापसी करेगा, और बाज़ार जब वापसी करेगा तो आपके जो निवेश हैं उस पर अच्छा रिटर्न भी देगा। तो आज के समय में ज़रूरत ये है कि अगर आप नया पैसा नहीं डाल पा रहे हैं तो कम से कम बाज़ार से ना निकले जब तक बहुत ज़रूरी ना हो जाए। तो मुझे लगता है कि जो बाज़ार में बना रहेगा उसको आने वाले समय में बाज़ार रिवॉर्ड देगा। जो बाजार में बना रहेगा उसको आने वाले समय पर प्रॉफिट होने की उम्मीदें हैं, कहा जा सकता है। सुंदर प्रश्न है। जैसे आज रिलायंस का एकदम से पूरा बाजार से कोहराम मच गया। आज रिलायंस का पूरा शेयर स्टार्टिंग में उठा और पूरे बाजार में लगा कि आशा बाजार अच्छी स्थिति में पहुंच जाएगा, लेकिन रिलायंस का शेयर एकदम से गिरना शुरू हुआ। उसके पूरा बाजार में एकदम से कोहराम मच गया। ऐसे में यार ये जो बड़ी कंपनियां हैं, इनका भी एक अहम रोल रहता है कि बड़ी कंपनियों का एस्टेब्लिशमेंट, इनका कारोबार कैसा चलेगा। उसमें रिलायंस एक बहुत ही बड़ा एम्पायर उनके तमाम जगह फैला हुआ, लेकिन ऐसी जो कंपनी जिनका अपना एस्टेब्लिशमेंट था, ऐसे पिछले महीने का देखें तो ऑटो कंपनीज़ का कारोबार बहुत बढ़िया रहा था पिछले इस महीने। लेकिन उससे लगा कि बाजार में एक मोमेंटम आ जाएगा कि ऑटो कंपनियों को, क्योंकि दिसंबर का क्वार्टर देखें उसमें बाजार में ऑटो का गाड़ियाँ नहीं बिक रही थी, लेकिन गाड़ियाँ फिर से बिकना, उनमें ग्रोथ आई। 5% या 4% का मामला ग्रोथ का था, जहाँ तक मैं सही हूँ। लेकिन उसने मोमेंटम नहीं दिया। बाज़ार ने बजट के बाद भी, बजट में ये कोशिश करी गई थी कि बाज़ार में मोमेंटम आए। उसके बाद लोन की जो दरें थी उसको कम करने का भी प्रयास हुआ था, लेकिन बाज़ार ने गति नहीं पकड़ी। जो घरेलू निवेशक है उसके सेंटीमेंट्स अभी नहीं बदले हैं, और उसको समझ तो भारतीय बाज़ार में जैसे जीडीपी की ग्रोथ है उसमें भी जो दुनिया के मुकाबले देखें तो हमें एक अच्छा संकेत दिखाई दे रहा। तो लेकिन घरेलू निवेशक का मोमेंटम नहीं मिलना, तमाम बदलावों के बावजूद, सरकार ने 8वें पे कमीशन की बात भी करी, इसके बावजूद भी घरेलू निवेशक को एक सेंटीमेंट नहीं आया। वो सेंटीमेंट क्यों नहीं आ रहा है, ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न हो सकता है कि आप वो तमाम अच्छी चीज़ों के बावजूद, सरकार ने बड़ी कवायदे पिछले बजट में करने की कोशिश करी। गुडी बजट था, टैक्स की दरों में बड़ी छूट दी थी, लेकिन उसका असर अभी बाज़ार में देखने को नहीं आया। जबकि बजट 1 फरवरी को आ गया, आज 1 महीना करीबन बीत चुका है, लेकिन इस 1 महीने के बावजूद बाज़ार में बिक्री बेहतर होने के बावजूद, इन्फ्लेशन पे कमी के बावजूद बाज़ार ने उस गति और मोमेंटम को नहीं पकड़ा जिसकी सरकार को भी उम्मीद थी और इसकी आम निवेशक को भी उम्मीद थी। बाज़ार ने ना वो गति पकड़ी, ना रिटर्न दिया बाज़ार ने। इस पर बड़ा मंथन करने की आवश्यकता अभी फ़िलहाल है। जी, जैसा कि हमने बात किया, समझा जी। एक पॉइंट मैं नौगिन बताया, उस पर एक पॉइंट और मैं जोड़ना चाहूँगा कि बिजनेस में ना अनसर्टेनिटी जो है ना वो सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। कि अगर किसी की कंपनी के लिए
उस सेक्टर में अगर डिमांड थोड़ी कम हो गई, चलता है उसके लिए कि चलो ठीक है अभी नहीं, थोड़ा सा वो थोड़े दिन बाद उसमें डिमांड आ जाएगी, ऐसा कुछ होगा। लेकिन अगर आपको लंबे समय तक अनसर्टेनिटी दिखती है ना, तो वो बड़ा फैक्टर हो जाता है कि भी कोई कंपनी उसमें फिर पैसा नहीं लगाना चाहती है कि पता नहीं लगा दें, फिर आगे कल को उसमें हमारी डिमांड ना आए, हमारा काम न बने, तो हमारे तो मैंने करोड़ों लगा दिए, फिर वो तो हमारा बेकार चला जाएगा और पता नहीं कब तक वो, क्योंकि कंपनी, कोई भी कंपनी का या प्रमोटर होता है तो वो सब सारा पैसा अपनी जेब से तो लगाता नहीं, वो कुछ डेट लेता है, कर्ज लेता है, बैंक से लेता है या जहाँ से भी। तो अगर उसको लगता है कि भाई मैंने पैसे तो उठा लिए बैंक से, अब पैसा लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, और कल को अगर मेरी डिमांड, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं आई तो क्या होगा, मुझे तो फिर बैंक का तो कर्ज चुका नहीं है, तो फिर वो कहाँ से दूंगा। ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये बहुत बड़ा काम अभी, मतलब बहुत बड़ा फैक्टर है अभी। सर के बाद में बात जोड़ूंगा मैं कि एआई सब मार्केट, पिछले बार ये था कि हम एआई की आहट का करेंगे क्या। अब क्या हुआ कि कुछ ऐसे बाजार थे जहाँ पर एआई ने डिसरप्शन पैदा कर दिया, खासकर ऑटोमेशन की जहाँ आवश्यकता थी, बहुत से मशीनी काम पर, जहाँ पर क्या वो नौकरियाँ क्रिएट ही नहीं हो रही हैं वहाँ पर। तो वो जब बाज़ार में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की संभावनाएं कुछ सेक्टरों में ख़त्म होना शुरू हो गई, ख़त्म इसका कहना सही नहीं होगा, लेकिन जहाँ कम होना शुरू हो गई वहाँ पर एक लंबी अवस्था में नौकरियाँ गिरी हैं। जैसे बैंकिंग के अंदर देखें तो ऑटोमेशन का प्रभाव, फार्मा के अंदर ऑटोमेशन का प्रभाव जो हो रहा है, कंपनियां उसमें अधिक निवेश करना शुरू कर रही हैं कि उसके मार्फत तो कम इसका इम्पैक्ट भी बाज़ार के अंदर एक देखने को मिल रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना भी एक बेहतर एस्पेक्ट बनता है मेरे लिहाज से। जी, जैसा कि हमने जाना कि 1996 के बाद ऐसी पहली दफ़ा हो रहा है जब लगातार 5 महीने निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। इन्वेस्टर्स परेशान हैं कि अब वो क्या करें, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपने पैसे निकाल रहे हैं। टैरिफ वॉर को इसका प्रमुख कारण बताया जा रहा है जो मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। हम इस पर भी समझना चाह रहे हैं, एक्सपर्ट से लगातार बात भी कर रहे हैं कि मार्केट में सुधार कब देखने को मिलेगी। सबके अपने अपने राय हैं, कुछ कह रहे हैं कि 2-4 महीने में सुधार हो सकती है, कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि साल भर में उम्मीद है मार्केट में गिरावट खत्म हो जाएगी। लॉन्ग टर्म निवेश अभी भी मैं मानता हूँ बेहतर विकल्प होगा कि आप अगर लॉन्ग टर्म निवेश कर रहे हैं तो आप तनाव मत लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है, भारत एक ऐसा देश है जो विकसित भारत की तरफ जा रहा है। 2047 की बात प्रधानमंत्री ने भी किया और दिख रहा है, तो भारत में निवेश आने का है। ऐसा नहीं, अगर आप लॉन्ग टर्म में 10 साल का अपना गोल लेकर चल रहे हैं तो आपको हताश या निराश नहीं होने की आवश्यकता है बाजार में। अगर आपका शॉर्ट टर्म है, महीने के लिए, 2 महीने के लिए आप निवेशक हैं या साल भर के निवेशक हैं, तो आपको सोचने की आवश्यकता है। बाजार में अभी पैसा नहीं डाल सकते। शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए सलाह ये हो सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए चिंता की बात अभी नहीं दिखती। विवेक जी चूँकि इसके अच्छे जानकार हैं, वो निवेश करते भी रहते हैं, तो विवेक जी अपना। नहीं, निश्चित तौर पे मैंने जैसा पहले भी कहा कि जो बाज़ार में रुकेगा बाज़ार उसको रिवॉर्ड करेगा। तो मतलब बाज़ार को जुए की तरह न देखें, निवेश की तरह देखें। तो लॉन्ग टर्म में ठीक रहेगा बाज़ार, आने वाले समय पर सुधार की उम्मीद है। हम लगातार मार्केट में जो गिरावट बनी हुई है उससे जुड़ी खबरें आप तक लेकर आ रहे हैं। आप लोग देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।